तो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं। वो आपका अध्याय है हिंदी गोदली पद खंड का आपका छठा चैप्टर। नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं। बहादुर लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमरकांत जी का जन्म हुआ बाबू जुलाई 1925 ईस्वी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ तो 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कंप्लीट दोस्त, आगे चलेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। अगर शिक्षा के बारे में आ जाए कि अमरकांत जी ने शिक्षा हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, तो सर ये गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। आगे दोस्त, गोरखपुर और इलाहाबाद कुछ समय इंटर की पढ़ाई की। मतलब उसके बाद है कुछ समय गोरखपुर में भी या इलाहाबाद में भी इंटर की पढ़ाई की, लेकिन स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1942 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से इनकी इंटर की पढ़ाई अधूरी रह गई। तो ये क्वेश्चन आता है कि अमरकांत जी का इंटर की पढ़ाई कैसे अधूरी रह गई, तो वो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। आगे चलेंगे। 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर की शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद इन्होंने पुनः दोबारा 1946 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास की, तो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। याद रखिएगा। आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 ईस्वी में बीए पास किए। तो अगर बीए आ जाए कि बताइए अमरकांत जी ने बीए कब किया, तो 1947 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। पहले 2 साल का बीए रहता था बाबू, अब तो 3 साल नहीं बल्कि 4 साल का वर्तमान में हो गया है। लेकिन पहले जो बीए का जो रहता था डिग्री, वो 2 साल में दिया जाता था। इसलिए 1946 में इन्होंने क्या किया, तो इंटर पास किया। 1947 में इन्होंने बीए पास कर लिए, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से। आगे चलेंगे फ्रेंड। 1947 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। तो अगर पूछेगा कि अमरकांत जी ने नौकरी कौन से विभाग में किए, तो सैनिक के संपादकीय विभाग में। कब? तो 1947 ईस्वी में, यानी कि बीए करने के जस्ट बाद ही। आगे चलेंगे। कहानी लिखने की शुरुआत प्रगतिशील लेखक संघ। मतलब अगर पूछे आपसे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अमरकांत जी ने कहानी लिखने की शुरुआत कहाँ से की थी, तो प्रगतिशील लेखक संघ से। याद रहेगा ना, प्रगतिशील लेखक संघ। याद रखना दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। आगे, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कृत किया गया है। तो पूछेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को पुरस्कृत दिया गया है, तो अमरकांत जी की। कौन सी कहानी पर? तो डिप्टी कलेक्टरी पर। याद रखिएगा दोस्त। आगे चलेंगे। कथा लेखन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। मतलब कथा लिखने पर भारत सरकार के द्वारा इनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्त आगे पढ़ते हैं। इनकी कहानी संग्रह प्रमुख है। ये तो बहुत ज्यादा वीवीआई है बाबू। ये जिंदगी और जोम बहुत बार पूछा गया आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, जाकर के एग्जामिनेशन हॉल का एग्जामिनेशन जो एग्जाम हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, ठीक है। तो जिंदगी और जोम के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। देश के लोग के लेखक कौन? अमरकांत। मौत का नगर के लेखक कौन है? अमरकांत। उसके बाद है मित्र मिलन के लेखक कौन है? अमरकांत। और कुहासा के लेखक कौन है? तो अमरकांत। ये बार बार पूछा गया, मित्र मिलन, कुहासा और जिंदगी और जोम। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू इनकी कहानी संग्रह में, कि अमरकांत जी के कहानी संग्रह प्रमुख हैं। तो जिंदगी और जोंक है। उसके बाद है इसके बाद है मित्र मिलन के लेखक कौन है? अमरकांत जी। कुहासा कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। चलिए दोस्त याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इनका उपन्यास सूखा पत्ता है, आकाश पक्षी, ये भी पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर
एग्जाम में काले उजले दिन, ये भी सुख जीवी, ये भी बीच की दीवार, ग्राम सेविका। तो इसमें उपन्यास में सूखा पत्ता भी पूछा गया है, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुख जीवी, इनका उपन्यास है। तो इतना मत याद रखेगा, बल्कि उपन्यास रखिए। सूखा पत्ता के लेखक, उपन्यास के लेखक है अमरकांत। आकाश पक्षी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी। सुख जीवी और काले उजले दिन जो उपन्यास है, इसके लेखक हैं अमरकांत जी। इतना में आप एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर दीजिएगा। आगे एक बानर सेना नामक पर एक बाल उपन्यास भी लिखे हैं। कौन से? तो बानर सेना उपन्यास पर, बानर सेना उपन्यास पर एक बानर सेना नामक पर एक उपन्यास, बाल उपन्यास लिखे हैं, याद रखिएगा। इनकी कहानी में है बाबू, एक नेपाली गंवाई गोरखे बहादुर की कहानी प्रस्तुत है। मतलब ये जो कहानी लिखे हैं अमरकांत जी, एक बहादुर नेपाली गवई गोरखे, क्या है? नेपाली गवई गोरखे की कहानी प्रस्तुत की गई है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे ये बहादुर कहानी के बारे में। इससे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़े अमरकांत जी का, अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे बहादुर। देखिए इन लोग का परिचय फोटो बना दिए बाबू, हंसीएगा मत। ये फोटो को देख करके कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा हाँ सर जी आपका फोटो कैसा बना है। इस तरह से थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये इसका नाम है दिल बहादुर, जो कि बहादुर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक में। उसके बाद है ये निर्मला है, जो अमरकांत की पत्नी है। ये अमरकांत साहब हैं, जो कि लेखक हैं, आपके कहानीकार के लेखक हैं। इसके बाद एक किशोर है, बड़ा बेटा इनका, अमरकांत जी का बड़ा बेटा किशोर है। ये इसकी भैंस है। किसकी भैंस है बाबू? तो बहादुर की माँ की, बहादुर की माँ की भैंस है। देखिएगा कैसे चूहा की तरह बिल्कुल पड़े हैं, हंसिएगा मत। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग परिचय हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू कहानी। कहानी इस तरह से है कि एक बहादुर जिसका उम्र 12 से 13 वर्ष, जिसका उम्र 12 से 13 वर्ष, ठीकना चकैत शरीर, उसके बाद है गोरा रंग, चपटा मुंह, सफेद नेकर, आधी बांह कमीज, भूरे रंग का जूता। मतलब ये जो 12 से 13 वर्ष की उम्र का ये जो लड़का था बाबू बहादुर, ये इसका ठीकना चकैत शरीर था, क्योंकि ये नेपाली था। कहाँ के था? ये नेपाली था बहादुर। और ये नेपाली लोगों का शरीर क्या होता है? ठीकना होता है, चकैत रहता है बिल्कुल, और शरीर बिल्कुल है जो मतलब गोरा गोरा रहता है। तो इसका भी नेपाली का भी चकैत था शरीर, और मतलब गोरा था। उसके बाद है ये अपने स्काउट की तरह रुमाल को ऐसे कर करके और अपने कांधे पे डाले हुए रहता था ऐसे। अब बिल्कुल इसी तरह से बहादुर चलता था। एक छोटा सा बच्चा बताओ बाबू 12 से 13 वर्ष की, उसकी कहानी है कि वो उसका घर है कहाँ? तो उसका घर है नेपाल के पास, और नेपाल और बिहार की सीमा पर उसका गांव रहता है बाबू। नेपाल और बिहार की सीमा पर बहादुर का गांव रहता है। उसके पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं, उसके पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद है कि बाबू जब पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं तो इसके घर की जिम्मेदारी माता पर आ जाती है, और इसकी माँ, बहादुर की माँ ही इसे है जो पालती है, अपने घर का खर्चा वर्चा जो भी है वो चलाती रहती है। और एक दिन की बात है कि बहादुर को उसकी माँ बोलती है, बहादुर तुम जाओ और जाकर के मेरे भैंसिया को चरा लाओ। तो मेरे दोस्तों ये जाता था जंगल में, और जाकर के जंगल में कभी है जो चिड़िया के हाथ में, चिड़िया के घोंसले में अपना हाथ डाल देता था, कभी है जो जंगल में है जो अपने मतलब खेलते रहता था, और कभी है जो वो गाना गुनगुनाते रहता था। लेकिन एक घर का काम काज नहीं करता था, और माँ चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाए। लेकिन माँ का यही नहीं सोच रहा था बाबू कि छोटा लड़का है, अगर उनके घर में कोई परिवार नहीं है तो मेरा छोटा बेटा है या बेटी है जो उनके घर में भी आप लोग भी पढ़ाई के दरमियान या पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के दरमियान नहीं, पढ़ाई के बाद है जो अपने माँ बाप का जो घर में काम काज होता है वो भी थोड़ा थोड़ा कीजिए, ताकि माँ बाप को ऐसा बोझ न महसूस हो। ठीक है दोस्तों, काम करना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है कि खाली पढ़ने में आप लोग टाइम बिता दीजिए। तो ये माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा जो बहादुर है वो मेरे घर का काम काज करे। तो एक बार माँ कहती है, बहादुर, अरे बहादुर ले जाओ मेरे भैंसे को
चरा लाओ, क्या करो, मेरे भैंसे को चरा लाओ। तो बहादुर ले जाता है भैंसे को चराने के लिए और जाता है। जब भैंसिया उसकी नहीं चरती है उसकी माँ की, तो भैंसिया को क्या कर देता है, एक दो डंडा मार देता है। क्या करता है बाबू, देखिए यहाँ पर मजा आने वाला है। एक दो डंडा मार देता है। तो मारने के बाद है कि उसकी भागी भागी वो जो भैंसिया थी बहादुर की माँ की, वो भागी भागी बहादुर के माँ के पास चली आती है। और जब चली आती है तो माँ जो थी उसकी गुस्सैली प्रवृत्ति की थी। बहादुर की माँ, एग्जाम में आएगा कि बहादुर की माँ कैसे प्रवृत्ति की थी, तो गुस्सैली प्रवृत्ति की थी। बहादुर की माँ आओ न ताओ देखी और देखी कि अरे भैंसिया भाग आई है, जरूर लौंडे ने इसको मारा होगा। तो बहादुर की माँ जो है वो अपनी भैंसिया को काल्पनिक अनुमान लगा करके है जो बहादुर को, अपने बेटे को है जो दुगनी पिटाई कर देती है, अपने दुगनी पिटाई कर देती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए है जो एक भैंसिया की काल्पनिक अनुमान लगा करके है जो अपने बेटे को है जो दुगनी पीट देती है, बिल्कुल खूब पीटती है, उससे दुगना, जितना भैंस को मारा नहीं था बहादुर, उससे कहीं ज्यादा इसको पीट देती है। पीटने के बाद है जो बहादुर एकदम कराहता रहता है, रोते रहता है और उसकी माँ जो है वो है छोड़ करके उसे अपने घर चली जाती है। ये बेचारा, उस समय की बात है कि जब मार देती है माँ, तो बहादुर को है जो दिल उसके माँ से फट जाता है। एक तो मार भी पिटाए और उसके बाद है जो वहाँ छोड़ करके इसकी माँ चली जाती है अपने घरे। बहादुर को है जो इतना भी नहीं कहती है कि चलो अपने घर पे। तो बहादुर को है जो अपने माँ से दिल फट जाता है, बिल्कुल वो अपने माँ से नाराज हो जाता है। और बहादुर है जो अपने घर से 2 रुपये लेता है। कहाँ, तो घी की हांडिया से 2 रुपया बाबू चुराता है अपने घर में। रात में तो किसी तरह वो बाहर ही रहता है, सुबह होती है तो वो घर से अपने 2 रुपये घी की हांडिया से 2 रुपये लेता है, चुराता है और माँ की रखी हुई हांडिया में से 2 रुपये चुराता है। चुरा करके है जो गोरखपुर स्टेशन, जो कि 6 मील दूर था, इसके गांव से कितने मील दूर था, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन बनता है कि बताइए नेपाल कितने दूर भाग गया था, तो 6 मील दूर गोरखपुर बस स्टेशन पर चला गया था। गोरखपुर बस स्टेशन धरने के लिए वो चला गया था 2 रुपया लेकर के। जब गोरखपुर बस स्टेशन पर गया तो निर्मला का जो भाई था, वो भाई साहब चाह रहे थे कि निर्मला चाहती थी कि मेरे घर में नौकर चाकर आ जाए, क्योंकि निर्मला है जो नौकरों का सुख देखी थी और नौकर का सुख है ये अपने रिश्तेदारों में देते थे, अपने भाइयों में देते थे। तो निर्मला के जो भाई लोग थे या रिश्तेदार थे वो सब बड़े बड़े ओहदों पर थे और वो सब के यहाँ नौकर का सुख था, सिर्फ निर्मला के घर में छुड़ा करके। तो निर्मला बार बार है जो लेखा का मरकान को कहती है कि मेरे हमको है जो नौकर का सुख नहीं है, हम भिखारिन हैं, हम अगाविन हैं। अरे नौकर का सुख उसी के पास होता है जो है जो किस्मत वाला होता है। तो इस तरह से ताने मारती रहती है अमरकांत को। तो अमरकांत कहते हैं कि आखिर नौकर हो तो कैसा हो। ये प्रश्न लगता है कि अमरकांत को, लेखक अमरकांत को लगता है उन पर भारी दायित्व आ गया हो, भारी जिम्मेदारी आ गई हो कि आखिर नौकर हो तो कैसा हो। एक नौकर आए और मेरे घर से सारा सामान चुरा करके चले जाए, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक नौकर आए और मेरे घर को है जो मतलब तोड़ फोड़ के या न जाने क्या क्या करके चले जाए, तो आखिर नौकर हो तो कैसा हो। आज के ज़माने में या पहले के ज़माने में नौकर उन्होंने सोचा कि आखिर नौकर हो तो कैसा हो, मतलब उन पर एक ऐसा लगा कि उन पर भारी जिम्मेदारी आ गई, भारी दायित्व आ गई। नौकर को रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ दिनों की बात है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए कहीं लिखा हुआ होगा कि कुछ दिनों के बाद है कि इनके घर में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये जो निर्मला रहती है बाबू, ये काफ़ी बीमार होने लगती है अपने घर का काम काज करते करते। तो इनको भी लगा, अमरकांत को भी, कि हमारा घर में इतने पैसे हैं, ये शान शौकत किस काम की, जब मेरी पत्नी ही अर्धांगिनी ही ठीक नहीं रहेगी तो ये पैसे शान शौकत किस काम की। आखिर पैसे भी तो आते हैं आरामे के लिए ना। तो उस समय सोचे कि नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी हो गया। उतने में जो बहादुर से मुलाकात होती है, इसका निर्मला के भाई से मुलाकात होती है और बहादुर को है जो
बहादुर को ले आया जाता है निर्मला के घर पे। जब आता है तो सारे लोग देख करके उसको हंसने लगते हैं, कोई कुछ मजाक उड़ाता है, कोई कुछ उड़ाता है। आपके गांव में भी कुछ लोग नए लोग आते हैं तो उसका आप मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से होते रहते थे। उसके बाद है कि इसको है जो इनके घर पे रख लिया गया और कहा कि आपको सारे शानो शौकत मिलेगा, सारे आराम मिलेगा, बस तुम यहाँ रहो और थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी काम कर देना। तो निर्मला के घर में है जो बहादुर रहने लगा और वो है जो कभी दातुन तोड़ के ला देता था काम के एवज में, कभी है जो मतलब घर में पोछा लगा देता था, बर्तन धो देता था और मतलब छोटी छोटी कामों को भी ये पूरा करने लगा था। कौन? निर्मला। तो क्वेश्चन आएगा, निर्मला नहीं सॉरी बहादुर। तो क्वेश्चन आएगा कि बहादुर के आ जाने से निर्मला के घर में क्या बदलाव हो जाता है। तो बहादुर के आ जाने से निर्मला के घर में बहुत बदलाव हो जाता है। उसके घर है जो पूरा चकाचक हो जाते हैं, पूरा साफ रहते हैं। उसके घर में है जो बैठे बैठे निर्मला को सारा काम काज मिल जाता है। उसका घर में है जो इतना तब्दील हो गया, उसका घर खूबसूरत बन गया था। उसके बाद है बहुत सारी तब्दीली आ गई थी और उसका घर है जो एक भी घर में आंगन में एक भी मतलब मक्खी मच्छर नहीं मिलने को देखने को मिलते थे। तो ये सब बहादुर के आ जाने के बाद ये सारी प्रक्रिया उनके घर में हो जाती है। एक मर्तबा की बात है बाबू कि बहादुर के यहाँ कुछ रिश्तेदार आते हैं। बहादुर के यहाँ कुछ रिश्तेदार आते हैं। उससे पहले की बात है कि जब बहादुर है जो काम करते रहता है तो उसमें है जो उसके बेटा मतलब अमरकांत जी का बेटा जो किशोर है इस पर अपना धात जमाना चाहता। धात जमाना मतलब कि ये मेरा सारा काम करे और इसको मैं गाली भी दूं फिर भी करे। एक समय की बात है कि किशोर है जो अपना किशोर का मतलब है जो क्या नहीं किया था, तो किशोर का साइकिल नहीं धोया था क्योंकि घर का भी काम काज करता था बेचारा बहादुर। घर में पोछे लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, यहाँ तक के है जो रात में है जो 2 घंटा है जो पाँव भी दबाने का काम करता था अमरकांत का। उसके बाद है वो जाके बेचारा सबसे लास्ट में सोता था, सबके सो जाने के बाद फिर सुबह सवेरे जल्दी उठना भी उसको होता था। इस तरह से बहादुर की बेचारे की कहानी थी और बहादुर को कहा गया था तुम मेरे घर पे रहो, तुम्हारा महीना है जो तुम्हारे घर पे चला जाएगा और नहीं तो तुम अपने घर का फोन नंबर दो या कोई ऐसा पत्र दो जिससे हम तुम्हारा पैसा भिजवा दें। बोला गया एक बार निर्मला बोलते हैं कह रहे बहादुर तुम्हारी माँ की है जो याद नहीं आती है। बोला कि माँ की याद नहीं। बोला क्यों? बोला वो मारती क्यों थी? बोला क्यों मारती क्यों थी मतलब लेकिन बोला निर्मला कि अच्छा बताओ मारती है तो तुम पैसे क्यों खोजते हो। तो देखिएगा इसका क्या जवाब, कितना सुंदर जवाब देता है। लड़का बोलता है कि माँ बाप का कर्ज तो हमेशा रहता है, आखिर ये भी पैसे दे करके मेरा कर्ज थोड़ी चुका सकते हैं, लेकिन वो मारती थी इससे हम नाराज़ हैं अपने माँ से। लेकिन ये पैसे भेजने का काम अपने घर पे ज़रूर करता था, लेकिन पैसा नहीं जाता लास्ट में बाबू। ये कहानी बताएंगे। अभी जो कहानी आधा हो गई है, आधा और बाकी है। एक बार के बाद है कि किशोर का है जो किशोर का साइकिल नहीं धोता है तो उधर से किशोर आता है और इसको बहुत ज़्यादा भद्दी गंदियाँ गाली देती है और गंदियाँ गालियाँ देता है गंदा और इसको मारता भी है, जिससे है जो इसको इनकार कर देता है कि अब किशोर का हम काम नहीं करेंगे बहादुर। तो उसमें है जो आव मारने लगता है बहादुर और बहादुर है जो मारते मारते इस पर बहुत ज़्यादा धार जमाने लगता है। जिधर से आवे इसको गंदी गाली दे दे, इसको मारने लगे बहादुर को। उसके बाद है जब ये मारने लगे तो कुछ दिनों के बाद है जो उसकी माँ एक दिन कही, मतलब सारे रिश्तेदार लोग को ये कहते फिरे कि मेरे घर में तो एक नौकर है जिसको हम है जो अपने बेटे की तरह रखते हैं, दूसरे घरों की तरह नहीं कि वो जो अपने बेटे को अलग तरह से देखते हैं, दूसरे को अलग तरह से। मेरे घर में तो एक नौकर है जो उस पर है जो महीनों में हम 150 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। इस तरह से गांव वाले को सुनाती है कौन? निर्मला। उसके बाद एक दिन की बात है कि निर्मला जो रोटियां बनाती है तो उसको कुछ लोग कह देते हैं निर्मला को कि तुम रोटी अपने लिए बनाओ। पड़ोसन लोग होती है ना, बहुत जलस होती है, तो पड़ोसन वो बोलती है कि अरे नौकर को इतने सिर पे बैठाया हुआ, नौकर को अपने रोटी बना करके खाने दो, तुम उसके लिए रोटी मत बनाना। तो ये रोटी नहीं बनाती है बहादुर के लिए और बहादुर क्या करता है और बहादुर को कहती है निर्मला कि खुद तुम रोटी बना करके खुद खा लिया करो।
तो ये बोलता है कि मैं माता जी मैं नहीं बनाऊंगी, और वो बोलता है कि नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ कि मैं तुमको है जो रोटी बना करके दूंगी। वो रात भर बेचारा भूखे रह जाता है। देखो बाबू क्या कहानी है इस नौकर की, रात भर बेचारा भूखे रह जाता है, रात भर नहीं बनाता है वो रोटी। सुबह सवेरे है जो वो रोटी किसी तरह से अंगीठी अपना जला करके सेक करके मोटी भद्दी रोटी बनाता है, और उस रोटी को देख करके खूब खुश होता है, हंसता है, क्योंकि बहादुर है जो हंसमुख है बाबू, उसके चेहरे पर कभी मैलापन नहीं रहता था, वो हमेशा हंसता रहता था इतनी विपरीत परिस्थिति आने के बाद भी। तो बहादुर है जो रोटी मोटी भद्दी रोटी बना करके हंसता था, और उसी में है जो अपना रोटी खाया, और शाम का बचा हुआ था जो सब्जी था उसमें रोटी खाया, और फिर है वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। इसी तरह से वो अपना काम चला रहा था, दिन को गवा रहा था। उसके बाद एक दिन की बात है कि लेखक के यहाँ एक रिश्तेदार आते हैं। वो रिश्तेदार आते हैं और देखते हैं कि बहादुर के घर में है जो पूरा चकाचक है, अमरकांत जी के घर है जो पूरा एकदम चकाचक है, कहीं भी किसी तरह का दाग धब्बे नहीं है, बर्तन भी मांजे हुए है, उसके बाद है पोछा भी लगाया हुआ, घर पूरा साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो देख करके है जो रिश्तेदार आते हैं और देखते हैं कि वाह ये तो बहुत कमाल की बात है। तो रिश्तेदार आते हैं इनके घर में, निर्मला के घर में, और आने के बाद वो 11 रुपये चोरी का परपंच रच देते हैं। कितने रुपये का? 11 रुपये चोरी का परपंच रच देते हैं कि देखिए ना मेरा 11 रुपया चोरी हो गया है, और मैं यहीं पर यह है जो अपने गांठ से निकाल के, गांठ मतलब आंचल, आंचल जो होता है ना बाबू, तो आंचल से खोल कर यहीं पर ही रखा था कि 4 रुपये का मिठाई ले लूँगा, 2 रुपये को बच्चों को दे दूँगा, और 2 रुपये से अपना रिक्शा भाड़ा करके फिर दोबारा चले आएंगे। इस तरह से अपने मतलब है जो छुपाती है अपने आप को, लेकिन वो पैसे लेके नहीं आती है, वो झूठ बोलती है बाबू। हाँ सर जी झूठ, हाँ झूठ बोलती है, वो चोरी का इल्जाम लगाती है। तो बहादुर से पूछा जाता है क्यों रे बहादुर तुमने चोरी किया? बोला नहीं पिताजी चोरी नहीं किए हैं। तो उसके पिता मतलब अमरकांत भी जानता था कि बहादुर ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि दूसरों पर के कहने पर है जो कुछ लोग है जो यकीन कर लेते हैं। तो यकीन करने के बाद है कहो बहादुर तुमने पैसे लिया है? बोला नहीं बाबूजी हमने पैसे नहीं लिए हैं। बोला तुमने लिया है? बोला नहीं लिए बाबूजी। तो बोला कि तुम्हारा रिश्तेदार आया, उसके कान में फुसफुसा के बोलता है तुमको हम इनाम में 2 रुपये 4 रुपये और दे देंगे, तुम है जो गश दो। बोलता है नहीं हमने नहीं लिया है। तो वो रिश्तेदार क्या कहते हैं कि इसको है जो पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पुलिस के सपुर्द कर दिया जाए। बाबू पुलिस के सपुर्द कर देने की धमकी दिया जाता है, और उसको है जो रिश्तेदार क्या करते हैं अमरकांत के सामने, निर्मला के सामने घसीट घसीट कर उस बेचारे को घर से बाहर ले जाया जाता है। बार बार घसीटा जाता है, बार बार घर से बाहर निकाला जाता है। अब सोचो बाबू कि एक लड़का जो इतना ईमानदार था, घर का सारा काम काज करता था, बिल्कुल एक मतलब मशीन के तरह, और उस लड़के को है जो इस तरह से उस पर आरोप लगाया गया, बिल्कुल चोर बिल्कुल है जो उसे नीच दिखाने के लिए। तो वह है बेचारा है जो बिल्कुल मायूस होकर है जो वो घर में रहने लगा। उसके बावजूद भी एक घसीट कर है जो उसे बाहर किया गया और कहा गया कि तुमको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन वो बेचारा गसने को तैयार नहीं था। उतने में है जो वो रिश्तेदार कहते हैं छोड़िए बाबूजी इसको हटाइए। उसके बाद है जो ये बेचारा उस दिन से मायूस होने लगा और मायूस रहने लगा, और दिन प्रतिदिन मायूसी के कारण ये भूलता भी जा रहा था। दिन प्रतिदिन मायूसी रहने के कारण ये भूलता भी जाता था। कभी काम करने के लिए कुछ कहता था तो ये भूल जाता था। उसके बाद है कि बहादुर क्या होता है कि बहादुर अपने कामों में भूलता जाता है। आखिर इसका कारण यही है कि वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें भी इस तरह का गाली गलौज मिलेगा, हम भी इतना बेइज्जत होंगे, अपमानित होंगे। तो वो उस दिन से उदास रहने लगा लड़का, और उसको है जो क्या किया कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसके हाथ से बाबू एक सिलवट्टा गिरकर टूट गया। उसके हाथ से, बहादुर के हाथ से सिलवट्टा गिरकर टूट गया। अब मानो बहादुर को है जो लगा कि ये तो जो चोरी नहीं किए थे हम पैसे, उसमें तो हमारा है जो इतनी पिटाई या इतनी घिसटाई हुई है कि हम उस अपमानित को है जो आज तक भुला नहीं सकते। अब तो मेरे हाथ से सिलवट्टा गिरकर टूट गया है, सिलवट्टा गिरकर टूट गया है।
तो इससे पहले की बात है कि अमर पहले तो दो आदमी हाथ इनको चला दिया। एक तो कौन चलाया बाबू, तो एक तो लेखक की पत्नी निर्मला चलाई, इसको मारने लगी। दूसरा है जो किशोर तो शुरू से मारता ही था, उसका बेटा। उसके बाद तीसरा में अमरकांत भी इसके ऊपर हाथ चला दिया और मारने के बाद है जो बिल्कुल है जो क्या है तो ये उस दिन से उदास रहने लगा। उसके बाद है दिल शब्द कौन उड़ा दिया था, बहादुर के आगे नाम से दिल शब्द कौन उड़ा दिया था, क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा कि निर्मला ने दिल शब्द बहुत आसानी पूर्वक उड़ा दिया था। क्यों उड़ा दिया था, क्योंकि है जो बाहर के लोग है जो दिल शब्द सुन करके है उस पर आकर्षित ना हो जाए, उसे अपने घर में है जो नौकर के रखने के लिए बुला न ले लें, उसे है जो बार बार है जो लोग उस पर आकर्षित ना हो जाएं आस पड़ोस के लोग। इसीलिए वो दिल बहादुर पूछा गया बहादुर से कि अरे बहादुर तुम्हारा नाम क्या है, तो बाबूजी दिल बहादुर। इसलिए उसकी पत्नी ने निर्मला ने है जो इसके नाम से आगे दिल शब्द उड़ा देती है बहुत आसानी पूर्वक, और इसको है जो बहादुर बहादुर कह के बुलाया गया। उसके बाद है क्या होता है कि अमरकांत भी मारने लगे, तो ये तीनों आदमी मारने लगे इसको। अब है जो सिलबट्टा गिर कर टूट गया, तो लगा कि अब मेरी खैर नहीं है, अब बहुत पिटाई होगी, मैंने पैसे नहीं चुराए थे तो इतना पिटाई हुई है। इसीलिए वो घर छोड़ करके वो क्या होता है बाबू, घर छोड़ करके भाग जाता है। क्या करता है बाबू, घर छोड़कर लेखक के घर छोड़ करके भाग जाता है, अपना पैसा भी छोड़ के भाग जाता है, जितना दिन वो 6 महीने काम किया था वो भी छोड़ के भाग जाता है पैसे। उसके बाद है अपनी ताश खूबसूरत ताश, इसके पास कुछ ताश रहते हैं बाबू। देखिए बहादुर के पास नेपाली टोपी भी थी, जो ऐसे कर करके रात में जा करके ऐसे करके देख करके वो देख करके आईने में देख करके बहुत खुश होता था। उसके बाद इसके पास कुछ लाल पत्थर खूबसूरत पत्थर भी थे, पुरानी ताश और ताश की गड्डी भी थी और ब्लेड थे। इस तरह से वो खिलौने का सामान अपने पॉकेट में लेकर के जब भी समय मिलता था उसको देख करके है जो उसे हंसता था, खेलता था, और फिर है जो गाने गा करके है जो वो गुनगुनाते हुए मीठी आवाज में सो जाता था। ऐसा लगता था वो अपनी है जो दर्द उसका गाने के पीछे है जो उसका दर्द छिपा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि सिलबट्टा जब क्रिकेट टूट जाता है इसके हाथ से, तो वो घर के छोड़ करके निर्मला जी का घर छोड़ करके भाग जाता है। क्या भाग जाता है। भागने के बाद है जब घर में अमरकांत आते हैं तो देखता है घर में ऐसा बिल्कुल है जो पसरा हुआ है, बर्तन इधर है, उसके बाद झाड़ू नहीं लगा है, बिल्कुल मक्खी लग रहा है घर में। निर्मला है जो इधर हाथ पटक करके रो रही है। तो उसके बाद है किशोर, इनका बड़ा बेटा है जो पूरा शहर में ढूंढ रहा है कि कहीं बहादुर मिल जाए, कहीं बहादुर मिल जाए। तब घर से जब भाग जाता है बाबू बहादुर, तो किशोर को बहुत ज्यादा किशोर को लगता है कि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा अपमानित किया है, गद्दारी किया, अगर वो मुझसे मिल जाए तो मैं इससे माफी मांग लूँ। क्या मांग लो बाबू, माफी। जो इंसान उसको भद्दे गाली देता था, मारता था, आज वो माफी मांगने के लिए तैयार है। बोला कि कभी उसको माफी मांग के कभी उसको गले लग जाऊंगा और कभी उसको जाने नहीं दूंगा अपने घर से। भला कैसे इंसान था वो, हमको छोड़ के चला गया, मेरे घर को है जो बिल्कुल सूना बना के चला गया, और खोजता है तो नहीं मिलता है। उसके बाद अमरकांत पूछते हैं कि क्या कुछ लेके गया, बोला यही तो है बात, कुछ लेके नहीं गया, न पैसे लेके गया, न ही मतलब वो अपने तनख्वाह का कुछ रुपए लेके गए। अगर वो कहता तो हम लोग है जो उसको पैसे तनख्वाह का भी दे देते और कुछ बढ़ा करके दे देते, और उसको बहुत ज़्यादा है जो बढ़िया से खुशी पूर्वक उसको है जो विदा करते। तो उसके बाद है जो वो नहीं मिलता है बाबू, खोजने पर भी वो बहादुर नहीं मिलता है, और इस तरह से है जो उनके घर में है जो सब लोग अफसोस करके रह जाते हैं। और ये तो इनकी निर्मला जो है वो खूब रोती है, ये भी बाबू अफसोस करता है कि भले इंसान को हमने छोड़ दिया। और इस तरह से बाबू वो बहादुर की कहानी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल देखिए बहादुर के साथ कितना घटना घटा था। तो इस तरह से आपके गांव में भी नौकरों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता था, इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए बाबू। नौकर भी होते हैं, अपनी इज्जत आबरू सबकी प्यारी होती है, इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन है जो अगले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और आपको शुक्रिया। कैसा लगा है मेरा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। बाकी जय हिंद।